हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे अर्नेस्ट मिलर हेमिंग्वे के बारे में। हेमिंग्वे एक अमेरिकन नॉवलिस्ट, शॉर्ट स्टोरी राइटर, जर्नलिस्ट और स्पोर्ट्स पर्सन थे। इनका जन्म हुआ था 21 जुलाई 1899 को अमेरिका के इलिनॉइस स्टेट के ओक पार्क विलेज में। ये डॉक्टर क्लेरेंस एडमंड्स और ग्रेस हॉल हेमिंग्वे के बेटे थे। हेमिंग्वे ने 1913 से 1917 तक ओक पार्क एंड रिवर फॉरेस्ट हाई स्कूल अटेंड किया था। वो एक अच्छे एथलीट थे और उन्हें कई तरह के स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट था। वो कई तरह के स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट भी करते थे, जैसे बॉक्सिंग, वाटर पोलो, फुटबॉल एक्सेट्रा। ग्रेजुएशन के बाद उन्होंने द कैंसस सिटी स्टार में एज अ रिपोर्टर भी वर्क किया। हालांकि उन्होंने वहां पर सिर्फ 6 महीने ही काम किया था, लेकिन इस दौरान उन्हें राइटिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा इंस्पिरेशन और गाइडेंस मिली। वो हमेशा से ही मिलिट्री ज्वाइन करना चाहते थे, लेकिन उन्हें अपनी खराब आई साइट की वजह से बार बार रिजेक्शन को फेस करना पड़ रहा था। फिर भी किसी तरह उन्हें वर्ल्ड वॉर वन में अमेरिकन रेड क्रॉस, जो कि एक यूएस ह्यूमैनिटेरियन एंड डिजास्टर रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन थी, उसमें एज एन एम्बुलेंस ड्राइवर काम मिल गया था। कुछ दिन बाद उन्हें इटालियन फ्रंट पर भेजा गया, जहां पहले ही दिन मिलान में उन्हें एक म्यूनिशंस फैक्ट्री में हुई एक्सप्लोजन की साइट पर भेजा गया, जहां पर उन्हें रेस्क्यूअर्स की टीम को ज्वाइन करना था और वहां पर फीमेल वर्कर्स के रिमेन्स को कलेक्ट करना था। उन्होंने इस पूरे इंसिडेंट को अपनी बुक डेथ इन द आफ्टरनून में डिस्क्राइब भी किया है। 8 जुलाई 1918 को उन्हें वेनिस का फोसेल्टा दी पियावे नाम के टाउन में पोस्ट किया गया था, जहां पे वो एक एक्सप्लोडिंग मोर्टार शेल की वजह से बहुत बुरी तरह से इंजर हो जाते हैं। इस समय वो 19 साल के भी नहीं थे। इटली में वर्ल्ड वॉर वन के दौरान सरवाइव करने वाले वो फर्स्ट अमेरिकन बने। उनकी ब्रेवरी और करेजियस एक्ट के लिए उन्हें इटालियन सिल्वर मेडल ऑफ मिलिट्री वेलर भी दिया गया। वर्ल्ड वॉर वन ने उन्हें और उनकी लाइफ को पूरी तरह से डिस्टर्ब किया था, और इसका इफेक्ट उनके वर्ड्स में भी देखने को मिलता है। मिलान में अपनी ट्रीटमेंट और कॉन्वलेसेंस के दौरान उन्हें रेड क्रॉस नर्स एग्नेस वॉन कोरोस्की से प्यार हो गया था, जिसने उनका प्रपोजल ठुकरा दिया। इस बात ने उन्हें काफ़ी ज़्यादा हर्ट किया और शायद इसी वजह से हेमिंग्वे की मैरिटल लाइफ कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाई। हेमिंग्वे इसके बाद 1919 में अपने घर आ गए। एक साल तक अपने पेरेंट्स के घर पर रहने के बाद उन्होंने टोरंटो स्टार वीकली में एज अ फीचर्ड राइटर काम किया। कुछ दिन वहां पर काम करने के बाद वो शिकागो में भी रहे। शिकागो में उन्होंने द कोऑपरेटिव कॉमनवेल्थ नाम की मंथली मैगजीन में भी काम किया। अपने कुछ फ्रेंड्स के थ्रू उन्हें शेरवुड एंडरसन से मिलने का मौका मिला। एंडरसन एक अमेरिकन नॉवलिस्ट और शॉर्ट स्टोरी राइटर थे। उन्होंने हेमिंग्वे को राइटिंग में अपना करियर परस्यू करने के लिए इंकरेज किया था। वहीं पर उनकी मुलाकात हुई थी हैडली रिचर्डसन से। इन दोनों ने 1921 में शादी कर ली। एंडरसन की एडवाइस पर ही ये कपल पेरिस चला गया, जहां पर हेमिंग्वे ने स्टार के लिए एज अ फॉरेन कॉरेस्पॉन्डेंट काम किया। 1921 से 1926 तक ये दोनों पेरिस में ही रहे। पेरिस में रहते हुए उन्हें कई राइटर्स जैसे गर्ट्रूड स्टीन, जेम्स जॉयस, एजरा पाउंड से भी मिलने का मौका मिला। हेमिंग्वे स्टीन से सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे। दोनों ही अमेरिकन एक्सपेट्रिएट राइटर्स के ग्रुप को बिलोंग करते थे, जिन्हें लॉस्ट जनरेशन भी कहा जाता था। द लॉस्ट जनरेशन टर्म अमेरिकन एक्सपेट्रिएट राइटर्स के लिए यूज होता था। इसमें अर्नेस्ट हेमिंग्वे, एफ स्कॉट फिtzgerald, जॉन डॉस पासोस, ई ई टमिंस और बहुत से ऐसे राइटर्स थे जो 1920s के समय पेरिस में लिटरेरी एक्टिविटीज ले रह रहे थे। गर्ट्रूड स्टीन ने इस टर्म को कॉइन किया था, लेकिन इसे पॉपुलराइज किया था हेमिंग्वे के वर्क
द सन ऑल्सो राइजेस थे एपिग्राफ ने, जो था यू आर ऑल अ लॉस्ट जनरेशन। वर्ल्ड वॉर वन के दौरान या उसके बाद की जो भी जनरेशन्स थी, उनके वॉर एक्सपीरियंसेस से हमें यही पता चलता है कि वो एक लॉस्ट, डिसइल्यूजन्ड, डायरेक्शनलेस सोल्स की तरह थे, जिनकी लाइफ का एम कहीं खो गया था। उनमें किसी भी तरह की सोशल और इमोशनल स्टेबिलिटी नहीं थी, और यही थी द लॉस्ट जनरेशन। हेमिंग्वे ने 1923 में स्पेन के पैम्पलोना शहर में फेस्टिवल ऑफ साफरमेन अटेंड किया था, जहां पर उन्होंने पहली बार बुल फाइटिंग देखी, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा इंचेंटेड हुए या फैसिनेट हुए। इसके बाद ये टोरंटो वापस आ गए अपने सन जॉन की बर्थ के समय। ये वही समय था जब लोग इन्हें कई तरह के निकनेम्स से बुलाते थे, जैसे पापा, अर्नेस्टोइड, टाइनी, अर्नी, हैम, एटसेट्रा। 1926 में उन्होंने द सन ऑल्सो राइजेस पब्लिश की, जो उनकी डेब्यू नॉवल थी और सबसे ज़्यादा पॉपुलर थी। 1927 में हैडली रिचर्डसन के साथ उनका डाइवोर्स हो गया, क्योंकि उनकी रिलेशनशिप कुछ सही नहीं चल रही थी। इसके बाद उन्होंने पॉलिन फाइफर से शादी करी, जो कि वोग की राइटर थी। 1928 में ये कपल की वेस्ट चला गया। 1928 के ही दिसंबर में हेमिंग्वे को एक शॉकिंग न्यूज़ मिली कि उनके फादर ने सुसाइड कर ली है। उन्होंने अपने आप को गोली मार ली थी। 1937 में नॉर्थ अमेरिकन न्यूज़पेपर अलायंस के लिए उन्होंने स्पेनिश सिविल वॉर को कवर किया, जिसके लिए उन्हें स्पेन जाना पड़ा। स्पेन में रहते हुए ही उनका अफेयर मार्था डेल हॉर्न से शुरू होता है, जिससे वो पहले भी मिल चुके थे। वो एक जर्नलिस्ट थी और एक राइटर थी। पॉलिन फाइफर से डाइवोर्स होने के बाद उन्होंने 1940 में मार्था डेल हॉर्न से शादी कर ली। वर्ल्ड वॉर टू के समय हेमिंग्वे ने यूएस नेवी में एज अ सबमरीन स्पॉटर सर्व किया था। ये वही समय था जब उनका मार्था से रिलेशनशिप कुछ ठीक नहीं चल रहा था। इसी समय उनकी मुलाकात हुई टाइम मैगजीन की कॉरेस्पॉन्डेंट मैरी वेल्स से। 1945 में हेमिंग्वे का फिर से डाइवोर्स हो गया और उन्होंने 1946 में मैरी वेल्च से शादी कर ली। 1947 में हेमिंग्वे को वर्ल्ड वॉर टू के दौरान अपनी ब्रेवरी के लिए ब्रॉन्ज स्टार दिया गया। हेमिंग्वे ने अपनी पूरी लाइफ में बहुत ज़्यादा ट्रैवल किया था, लेकिन उसी की वजह से उन्हें एक सीरीज ऑफ एक्सीडेंट्स और हेल्थ प्रॉब्लम से भी गुजरना पड़ा। 1953 में जब ये ट्रिप पर गए तो इन्हें 2 प्लेन क्रैशेस का सामना करना पड़ा। हेमिंग्वे को उस समय काफ़ी ज़्यादा चोट आई और उन्हें कुछ इंटरनल और हेड इंजरीज भी हुई। हेमिंग्वे इसके बाद एक डीप डिप्रेशन में चले जाते हैं, क्योंकि वो धीरे धीरे अपने लिटरेरी फ्रेंड्स को खो रहे थे। 1939 में W.B. ईट्स और फोर्ड मेडॉट्स फोर्ड, 1940 में F. स्कॉट फिtzgerald, 1941 में शेरवुड एंडरसन एंड जेम्स जॉयस, 1946 में गर्ट्रूड स्टीन और 1947 में मैक्स पर्किंस। 1953 में उन्हें द ओल्ड मैन एंड द सी के लिए पुलित्जर प्राइज भी दिया गया। इसी वर्क ने एक मेजर रोल प्ले किया, जिससे हेमिंग्वे को 1954 का नोबेल प्राइज इन लिटरेचर अवार्ड किया गया। 1960 में हेमिंग्वे क्यूबा से चले गए और टचम इजाहो में सेटल हो गए। इस समय हेमिंग्वे की हालत और ज़्यादा बुरी हो गई थी। वो लगातार पैसे और सेफ्टी के बारे में सोचते रहते थे। वो चाहते थे कि वो अपनी लाइफ को पहले की तरह जिएं, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पा रहे थे। इस दौरान उन्हें 2 बार मेयो क्लिनिक में हॉस्पिटलाइज किया गया, जहां पर उन्हें 3 इलेक्ट्रोशॉक ट्रीटमेंट्स भी देने पड़े। इसके बाद जब वो घर आए तो 2 दिन के बाद पता चलता है कि उन्होंने 1961 में सुसाइड कर ली है।
आइए अब जान लेते हैं इनके मेजर वर्ड्स के बारे में। सबसे पहले आते हैं नॉवेल्स। द टॉरेंट्स ऑफ स्प्रिंग 1926, द सन ऑल्सो राइजेस 1926, अ फेयरवेल टू आर्म्स 1929, टू हैव एंड हैव नॉट 1937, फॉर whom the bell tolls 1940, across the river and into the trees 1950, the old man and the sea 1952, islands in the stream 1970, the garden of eden 1986। इनके शॉर्ट स्टोरी कलेक्शंस थे थ्री स्टोरीज एंड 10 पोएम्स 1923, इन आवर टाइम 1925, Men Without Women 1927, Winner Take Nothing 1933, The Fifth Column and the First 49 Stories 1938, The Snows of Kilimanjaro and Other Stories 1961, The Fifth Column and Four Stories of the Spanish Civil War 1969, The Nick Adams Stories 1972. Non-fiction, Death in the Afternoon 1932, Green Hills of Africa 1935, The Dangerous Summer जो कि लिखा गया था 1960 में लेकिन पब्लिश कराया गया 1985 में, A Movable Feast 1964, Under Kilimanjaro 2005। आइए अब जान लेते हैं कि हेमिंग्वे के वर्ड्स में हमें कौन कौन सी थीम्स देखने को मिलती हैं। सबसे पहली थीम आती है नेचर एंड ब्यूटी। हेमिंग्वे के वर्ड्स में हमें ब्यूटी ट्रुथ के रिप्रेजेंटेशन की फॉर्म में दिखती है। उनके लिए जो कुछ भी नेचुरल और ट्रू था वही ब्यूटीफुल था। जैसे ग्रीन हिल्स ऑफ अफ्रीका में उन्होंने टूजोबल की ब्यूटी को काफ़ी ज़्यादा आर्टिस्टिक वे में रिप्रेजेंट किया है। हेमिंग्वे ने अपने शॉर्ट फिक्शंस में ब्यूटीफुल लैंडस्केप और सराउंडिंग्स को कॉन्स्टेंटली यूज़ किया है। दी स्नोज ऑफ किलिमंजारो में नेचर का कैरेक्टर के ऊपर इन्फ्लुएंस साफ साफ दिखाई देता है। जैसे जब प्रोटैगनिस्ट हैरी फ्रोजन लेपर्ड को देखता है तो वो एक इमॉर्टैलिटी का सिंबल बन जाता है। अ क्लीन वेल लाइटेड प्लेस में एक वेटर अपने कैफे के डिजायरेबल फीचर्स को डिस्क्राइब करते हुए आसपास की नेचुरल सराउंडिंग्स को एक्सप्लेन करता है। नेक्स्ट थीम है ट्रैवल एंड एडवेंचर। हेमिंग्वे ने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा ट्रैवल किया था। उनके कई वर्ड्स में हमें ट्रैवलिंग, स्पोर्ट्स और एडवेंचर के एलिमेंट्स देखने को मिल जाते हैं। जैसे ग्रीन हिल्स ऑफ अफ्रीका में हेमिंग्वे की ईस्ट अफ्रीका में रियल एडवेंचर हंटिंग की हिंट्स मिलती हैं। नेक्स्ट थीम है जो कि इनके काफ़ी सारे वर्ड्स में प्रिविलेंट है, वो है वॉयलेंस ऑफ वॉर। हेमिंग्वे ने अपने रियल लाइफ वॉर एक्सपीरियंसेस का यूज़ अपने नॉवेल्स की स्टोरी फॉर्मेशन में भी किया है। उनके अकॉर्डिंग वॉर वेस्ट ऑफ टाइम एंड लाइफ के अलावा और कुछ भी नहीं है। ये एक कोल्ड ब्लडेड मर्डरर की तरह है। ये एक ऐसी दुनिया है जहां लव और कंपैशन के लिए कोई जगह नहीं होती। उन्होंने अपने वर्ड्स जैसे अ फेयरवेल टू आर्म्स, इन अनदर कंट्री और ऐसे बहुत से वर्ड्स हैं जहां पर उन्होंने वॉर का रियल सेंस दिखाया है। हेमिंग्वे वॉर को ग्लोरीफाई नहीं करते बल्कि वो डिस्क्राइब करते हैं इसकी क्रुएलिटी, मैडनेस, सफरिंग और रियल पेन को। नेक्स्ट थीम आती है हीरोइक फैटलिज्म। ये थीम हेमिंग्वे की इंपॉर्टेंट थीम्स में से एक थी। इसे फैटलिस्टिक हीरोइज्म भी कहते थे। इस बिलीफ के अकॉर्डिंग डेथ सर्टेन है, आप इसे रोक नहीं सकते। ये थीम किसी भी कैरेक्टर का अपनी सिचुएशंस और सर्कमस्टेंसेस की तरफ एक ग्रेसफुल एक्सेप्टेंस को शो करती है, जो कि अपने आप में ही एक तरह से करेजियस एक्ट है। जैसे कि शॉर्ट स्टोरी द किलर्स में ओले एंडरसन अपने डेथ का वेट करता है। उसे पता था कि एक हिटमैन उसे मारने वाला है, लेकिन एंडरसन ने बिना कुछ दिए शांति से अपने फेट को एक्सेप्ट कर लिया। हेमिंग्वे का कंसर्न रिजल्ट्स या एंड की तरफ ना होकर इस बात पर था कि आखिर आप अपनी सिचुएशंस को किस तरह से हैंडल करते हैं, आप अपनी लाइफ में प्रिवेलिंग प्रॉब्लम्स का सामना किस तरह से करते हैं।
इसीलिए हेमिंग्वे के वर्ड्स में हीरो सभी चीज़ों से स्ट्रगल करता है। लास्ट में हमें ऐसा लगता है कि शायद हीरो हार गया है, लेकिन तभी हमें समझ आता है उसकी अनबीटेबल इनर स्ट्रेंथ और विक्ट्री। लास्ट थीम है डेथ। इस तरह हमें डेथ की थीम भी बहुत ही कॉन्स्टेंटली दिखाई देती है। हेमिंग्वे के वर्ड्स में डेथ किसी न किसी फॉर्म में प्रिवलेंट होती है, जैसे द स्नोज ऑफ किलिमंजारो और इन अनदर कंट्री में होने वाली डेथ्स, अ क्लीन वेल लाइटेड प्लेस और फादर्स एंड सन में होने वाला सुसाइड, या फिर द कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड और द शॉर्ट हैप्पी लाइफ ऑफ फ्रांसिस मैकॉम्बर में हुए एक्सीडेंट्स। ये सभी डेथ की थीम को दिखाते हैं। आइसबर्ग थ्योरी या थ्योरी ऑफ ओमिशन एक तरह की राइटिंग टेक्निक है जिसे हेमिंग्वे ने ही कॉइन किया था। अपनी नॉन फिक्शनल बुक डेथ इन द आफ्टरनून में उन्होंने अपनी राइटिंग स्टाइल को आइसबर्ग से कंपेयर किया है। जिस तरह आइसबर्ग का विजिबल टिप, जो कि समुद्र की सतह से ऊपर होता है, वो हमें साफ साफ दिखाई देता है, लेकिन समुद्र की सतह के नीचे जो बड़ा हिस्सा होता है वो हम देख नहीं पाते, जबकि असलियत तो उसके नीचे ही होती है। उसी तरह हेमिंग्वे भी अपने कैरेक्टर्स के बीच के रियल टेंशन को छुपाते हैं। हेमिंग्वे का मानना था कि एक्चुअल में परफेक्ट स्टोरीज वो होती हैं जो जाहिर ना की जाए, क्लियर वर्ड्स में नैरेट ना की जाए। रीडर उतना ही एक्सपीरियंस करे जितना कि उसे टेक्स्ट में दिख रहा है, जबकि रियलिटी तो उस इनविजिबल ओमिटेड टेक्स्ट में छुपी हुई होती है जिसे हम सब टेक्स्ट भी कहते हैं, और यही स्टोरी को स्ट्रॉन्ग बनाता है। हेमिंग्वे की इस टेक्निक के ट्रेसेस मेनली हमें मिलते हैं हिल्स लाइक वाइट एलिफेंट्स में, अ क्लीन वेल लाइटेड प्लेस में, बिट टू हार्टेड रिवर में और द सन ऑल्सो राइजेस में। अगर आपको हेमिंग्वे की बायोग्राफी, उनके वर्ड्स और उनके वर्ड्स की थीम्स समझ में आई हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल इन लिट शेल्फ। थैंक यू सो मच।